चलिए, तो आज के इस सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं डेटा मॉडलिंग। अगेन, ऑलरेडी हम लोगों ने डेटा मॉडलिंग के बारे में पढ़ रखा है, बट आज हम लोग इसकी रियल टाइम प्रैक्टिस करने वाले हैं। ओके, मेनली अगर आप देखो तो डेटा मॉडलिंग के अंदर हम लोग करते क्या है, रिलेशन डिक्लेयर करते हैं बिटवीन मल्टीपल टेबल्स। और आज मुझे एक स्टूडेंट का वो टेबल का इमेज आया जहां पर एक ही डेटा को तीन तीन रिलेशन से डिक्लेयर कर दिया गया। कोई मतलब है इसका? कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, मीनिंगलेस है, क्योंकि अगर मैं दो दो टेबल्स के कंबाइंड रिजल्ट निकालना चाहता हूं तो एक ही रिलेशन एनफ है ना? अगर देखा जाए वाकई में, है कि नहीं? ये तीन तीन रिलेशन बनाने का कोई मतलब तो है नहीं। हाँ, लेकिन एक सेंस ये आ सकता है कि सर अगर ये दो टेबल्स के बीच में अगर ये तीन कॉलम दोनों टेबल्स में प्रेजेंट है, तीनों कॉमन कॉलम दोनों टेबल्स में प्रेजेंट है, तो ऐसे में ये हो सकता है कि सर एक बार फिल्टर इसके बेसिस पे काम करे, पहले वाले रिलेशन के बेसिस पे। जब हम कंबाइंड रिजल्ट निकाल रहे होंगे तो ऑब्वियसली वो फिल्टर ही तो लगा रहे हैं, एक डेटा इधर से चाहिए, एक डेटा इधर से चाहिए, और दोनों में जो कॉमन है उसी का डेटा चाहिए, है ना? क्लियर? यस और नो? सो ऐसे में बस एक सेंस ये बन जाता है कि अगर आपके पास मल्टीपल कॉमन कॉलम्स हैं, तो यानी कि आप ये बताना चाह रहे हो कि सर पहले बार अगर हमने ये वाला रिलेशन एक्टिव रखा तो इसके बेसिस पे फिल्टर लगेगी, अगर दूसरी बार ये वाला रिलेशन एक्टिव है तो इसके बेसिस पे फिल्टर लगेगी, और तीसरी बार ये वाला रिलेशन एक्टिव है तो इसके बेसिस पे फिल्टर लगेगी। इसके अलावा कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है इनका। तो कोशिश ये करो कि हम ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे, अभी अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव होती कि सर सिर्फ और सिर्फ मुझे दो चीजें तीन चीजें निकालनी है दोनों टेबल से कंबाइन, तो आप उसके हिसाब से रिलेशन डिक्लेयर करते, है ना? तो यहां पे सारा गेम तो एक ऑब्जेक्टिव का आता ही है, बट एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर समझने के लिए आप लोगों को, जब भी आप लोग कोई दो टेबल लाए या तीन टेबल या चार टेबल, जितने भी टेबल्स हो आपके पास, आपको यहां पर रिलेशन क्यों डिक्लेयर करना है, पहले ये क्लियर हो। वाई? क्योंकि सर हमें कंबाइंड रिजल्ट निकालना है दोनों टेबल में से। तो सर क्या हम रिलेशन डिक्लेयर किए बिना रिजल्ट नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, ऑलरेडी निकाल सकते हैं। हम लोगों ने एसक्यूएल में ज्वाइंस कॉन्सेप्ट को देखा है, ठीक है? हम लोगों ने पांडास अगर पढ़ोगे तो वहां पर ज्वाइंस के बारे में है, ठीक है? तो कंबाइंड रिजल्ट तो हम वैसे भी निकाल सकते हैं, और यहां एक्सेल में भी कंबाइंड रिजल्ट निकाला जा सकता है पावर क्वेरी एडिटर के हेल्प से। पावर क्वेरी एडिटर के हेल्प से सर जब हम कंबाइंड रिजल्ट निकाल ही सकते हैं तो ये डेटा मॉडलिंग और रिलेशन डिक्लेयर करने का क्यों रिक्वायरमेंट आया? ठीक है, सबसे पहला सवाल तो ये। अगर क्लैरिटी यहां मिल जाती है तो समझ में आता है आपको कि ठीक है, चलो इसी तरीके की चीजें हम लोग बिना ये पावर क्वेरी एडिटर के ऑप्शन के भी कर सकते हैं, है ना? अब यहां पे साफ साफ रीजन ये है कि आप लोग जब पावर बीआई भी पढ़ोगे, या पावर बीआई में भी पढ़ा होगा आपने, ठीक है, तो वहां पर भी मैंने मेंशन किया होगा, जब पढ़ोगे तब मैं मेंशन करूंगा वहां पे भी कि भाई पावर क्वेरी एडिटर के अंदर जब भी आप ऐसा कोई दो टेबल को मर्ज करके एक नया टेबल बनाओगे तो आपको जगह देनी पड़ेगी मेमोरी में, ठीक है? तो ये मेमोरी कंज्यूम करेगा, आपके लैपटॉप आपके रैम का मेमोरी कंज्यूम कर रहा है। एक नया टेबल बना रहे हो आप, ऑलरेडी आपके पास दो अलग अलग लार्ज डेटा सेट हैं, और उसके बाद आप कंबाइन करके एक नया डेटा सेट तैयार कर रहे हो, है ना? तो जगह तो लगेंगी, है कि नहीं? ये सुनो, वही अगर हम यहां पर देखें रिलेशन डिक्लेयर करने में क्या बेनिफिट हो रहा है, तो सर हमने तो दो टेबल जो हमें मिले थे, देखो यहां पर भी दो टेबल थे, इनको कंबाइन करके एक नया टेबल बनाया, इसके लिए हमें जगह देनी पड़ी, मेमोरी देना पड़ा, है ना? लेकिन यहां पर हम जब रिजल्ट निकालना होगा, जब एनालिसिस करनी होगी, तब हम एक नया टेबल बना रहे, अदरवाइज नहीं बना रहे। सिर्फ हमने क्या कर दिया, इन दोनों के बीच में रिलेशन डिक्लेयर करके छोड़ दिया। तो जब जरूरत पड़ेगी तब हम रिजल्ट निकालते समय, जब हमें रिजल्ट निकालना होगा उस समय पर हम दोनों टेबल्स के कुछ कॉलम्स को यूज करके एक नया टेबल्स बनाएंगे, ठीक है? और ऑब्वियसली वो मेन टेबल की तरह नहीं होगा, वो एक समरी टेबल होगा, बिकॉज जब भी हम दो टेबल्स के कंबाइंड रिजल्ट निकालते हैं तो हम लोग क्या यूज करते हैं? पिवट टेबल, राइट? यस और नो? और पिवट टेबल समराइज करने के लिए बनाया गया है, पूरा इंटायर डेटा आप नहीं लिखते उसके अंदर एक समरी फॉर्म लिखते हो, तो ऑब्वियसली एक लार्ज डेटा सेट को जब आप समराइज करते हो तो बहुत छोटा हो जाता है, तो वो मेमोरी भी कंज्यूम कम करेगा। और यहां पर देखो ना, आपको पहले दो टेबल्स को कंबाइन करके एक बड़ा टेबल बनाना पड़ रहा है, और उसके बाद आप इसकी समराइजेशन कर रहे हो, और यहां पर क्या हो रहा है, डायरेक्ट रिलेशन डिक्लेयर करने से डायरेक्ट हम समराइज कर पा रहे हैं, है ना? तो डायरेक्ट एंड रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं रिलेशनशिप डिक्लेयर करके। तो ये वाई क्लियर हो गया आप लोगों का, क्यों कर रहे हैं। अब
यहां पर सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि सर एक डेटा एनालिस्ट को ये समझ में आना चाहिए कि अगर हमारे पास 2 या 3 टेबल है और मान लेते हैं कि इन दोनों टेबल्स के बीच में एक रिलेशन है 1 to many का, मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे। अब मुझे क्या चाहिए कि मुझे चाहिए सर इसमें से कुछ डिटेल और इसमें से कुछ डिटेल और एक नया टेबल बनाना है। ओके, कंबाइंड रिजल्ट एनालिसिस करके सामने वाले को देना है ताकि इसके बेसिस पे वो डिसीजन ले। क्लियर? अब जब भी हमें ऑब्जेक्टिव पूरा करना होता है हमारे दिमाग में क्या चलना चाहिए? क्वेश्चंस। उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हम ऐसा क्या सॉल्व करें जिससे वो ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाए। माइंड में बस एक ही चीज चलनी चाहिए आपके उस टाइम पे जब आप टास्क परफॉर्म कर रहे होंगे, तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है और उसको सॉल्व करने के लिए हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कि आपको एक टेबल मिला है कस्टमर टेबल, ठीक है, और एक टेबल मिला है ऑर्डर्स टेबल, और इन दोनों के बीच में कस्टमर आईडी कॉलम कॉमन है, ठीक है, और 1 to many का रिलेशन है। ओके, आपको एक नया रिजल्ट बनाना है कंपनीज के लिए, ऑब्जेक्टिव दिया गया कि भाई एक ऐसा डेटा सेट तैयार करो जिससे हम लोग बिलिंग सिस्टम को समझ पाए, ठीक है, बिलिंग सिस्टम को समझ पाए, या फिर हम लोग कस्टमर्स सेगमेंटेशन कर पाए। ध्यान समझना, यहां पर मैं थोड़ा अलग जा रहा हूं और ये एक्चुअली रियल जो वर्क होगा कंपनी के अंदर वो ये होगा, ठीक है। आप लोगों में से कुछ लोगों ने इंटरव्यूज भी दिए होंगे, आपको आइडिया तो आया होगा कि कंपनी कुछ अलग डिमांड करती है। टूल्स, सिर्फ टूल्स के ऊपर नहीं रहते कंपनी थोड़ा सा बिजनेस ड्रिवन होते हैं, बिजनेस फोकस्ड होते हैं इस फील्ड में, डेटा एनालिसिस फील्ड में। तो यहां पर सिर्फ आपसे सवाल टूल्स के ऊपर नहीं होंगे, आपसे सवाल बिजनेस रिलेटेड भी होंगे, और जो कस्टमर सेगमेंटेशन, बिलिंग सिस्टम्स को हैंडल करना, एम्प्लॉयज रिटेंशंस को हैंडल करना, कस्टमर्स को जो चर्न हो रहे हैं, जो छोड़कर जा रहे हैं हमारे एप्लीकेशन को, वो क्यों जा रहे हैं, उसके रीजन फाइंड आउट करना, कस्टमर चर्न का क्या मेन रीजन है उसको एनालाइज करना, सेल्स डाउन हो रही है उसको एनालाइज करना, ठीक है, प्रॉफिट डिक्रीज हो रही है उसको एनालाइज करना। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से होंगी आपके साथ, है ना। उसी को तो हम बोलते हैं सर ये चीज डेवलप कैसे होंगी, ये बिजनेस माइंडसेट आएगा कैसे, इस डेटा को देखते ही मेरे दिमाग में बिजनेस रिलेटेड चीजें कैसे चलेंगी। तो ये होगा आपके क्वेश्चनरीज से। तो जितना ज्यादा आप क्वेश्चंस सोचोगे, ठीक है। अब जैसे मान लो कि मैं एक एग्जांपल देता हूं, यहाँ पे अक्सर एग्जांपल यही वाला चलता है। अगर एक चोर है और उसको पुलिस वाले पकड़ ले, ठीक है, अगर एक चोर है और उसको पुलिस वाले ने पकड़ लिया, ठीक है, तो इस चोर से सब कुछ उगलवाने के लिए कि क्या क्या चोरी किया है इसने, उसके लिए इसके साथ क्या किया जाएगा? टॉर्चर होंगी, है ना। जब तक टॉर्चर करोगे नहीं ये बोलेगा नहीं, है ना। और बात ये है कि हो सकता है कि आपकी ऑब्जेक्टिव हो कि भाई तूने इसके घर से चोरी की है कि नहीं की, लेकिन ये उगलते समय ये भी बता दे कि मैंने 10 जगह से और चोरी की। संभावना तो है ना, चांसेस तो है, ये सुनो। तो कहने का मतलब पुलिस वाला ये नहीं देखता कि सिर्फ यही ये ऑब्जेक्टिव पूरा हो, उससे लिए सवाल तो पूछेगा ही, लेकिन टॉर्चर ऐसा करेगा कि उसके पूरा जन्म जो जितने भी पाप किए होंगे सब बताएगा, है ना। ये सुनो, उसी तरीके से जब आपके पास में एक डेटा सेट आता है, कैसा भी आए, 4 आए, 5 आए, 10 आए, आपको करना क्या है, उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए इससे लगातार सवाल पूछने। तो हमारा टॉर्चर कैसा होता है, हम डेटा सेट के ऊपर टॉर्चर कैसे करते हैं, सवाल पूछ के, जैसे पुलिस वाले मार के पूछते हैं, ठीक है। बट हम लोग डायरेक्ट सवाल पूछते हैं इससे कि भाई ये चीज सॉल्व कर ताकि ऑब्जेक्टिव पूरा हो। और हम लोग सवाल किसके बेसिस पे पूछते हैं, ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड। बिना मतलब का हम सवाल पूछ के हमारा कुछ नहीं होने जाना। हमारा ऑब्जेक्टिव जो है उसके ऊपर हम सवाल पूछते हैं, हम सवाल बनाते हैं। मेरे दिमाग में आता है, मान लो कि ऑब्जेक्टिव है कि भाई सेल्स क्यों कम हुआ, ठीक है, और फिर सवाल में आता है कि सेल्स सच में कम हुआ है तो किस महीने में कम हुआ। मेरे दिमाग में सवाल आना स्टार्ट हुए। अभी ऑब्जेक्टिव दिया कि भाई फाइंड आउट द रीजन व्हाई सेल्स इज डिक्रीजिंग, ठीक है। अब डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, ये चीज सही है, बट इसके लिए हम लोग जब इन्वेस्टिगेशन के अंदर उतरेंगे, हम लोग डेटा को जब इन्वेस्टिगेट करेंगे, तो हमारे दिमाग में तो बहुत सारे सवाल आएंगे कि भाई कब से सेल्स डिक्रीज हुआ, पहले ये प्रॉब्लम नहीं था इसलिए पहले नहीं बोला गया ये चीज, कब से ये प्रॉब्लम चल रही है, सबसे पहले तो यही दिमाग में आती है ना। और ऐसे ही सवाल आपके बन जाते हैं मीनिंगफुल इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। और ऐसे ही सवाल जब तक आपके दिमाग में नहीं आएंगे, समझ लो कि आप डेटा एनालिस्ट नहीं बन पाए, ठीक है। सिर्फ टूल सीख लेने से और काम कर लेने से डेटा एनालिस्ट नहीं बनता है। डेटा एनालिस्ट का काम है कि बिजनेस को सपोर्ट करे, ठीक है, बिजनेस को ग्रोथ की तरफ ले जाए, अपने रिपोर्ट के हेल्प से डिसीजन लेने में हेल्प करे बिजनेसेस को, है ना।
तो जब हम रियल बिजनेस की बात करें, आज के डेट में जो बिजनेसेस हैं वो है क्या सर? लेन देन, पैसे की तो बात होती है बिजनेस के अंदर, और क्या होता है उसके अंदर, है ना? यही सारी तो बातें होंगी, क्वालिटी की बातें होंगी, कस्टमर्स की बातें होंगी, क्लाइंट्स के ऊपर बात करेंगे, वो जो आपसे प्रॉफिट और सेल्स के ऊपर बात करेंगे, ठीक है? अपने प्रोसेस के ऊपर बात करेंगे, जो प्रोसेस हम अप्लाई कर रहे हैं उसमें कहाँ कमी रह गई उसको एनालाइज करके बताओ, है ना? तो ये थ्योरेटिकली पॉसिबल नहीं है कि आप बस देखते बराबर बता दो कि हाँ यहाँ पे आपकी गड़बड़ी। एक बंदा है जो स्टार्ट, हालांकि देखो सबके अपने अपने एक्सपर्टीज हैं, बट मैं देख रहा था एक बंदा था, विवेक बिंद्रा, नाम सुना होगा आपने? हाँ, ये बंदा अपनी एक टीम के साथ बैठता है, ठीक है? और वो टीम पूरी की पूरी एनालिस्ट टीम, पूरी की पूरी एनालिस्ट टीम है। आप अपना बिजनेस प्रॉब्लम लेकर जाओ, उसके एनालिस्ट टीम क्या करती थी, उसको एनालाइज करती थी, उसके डेटास को लेते थे, उसके मेट्रिसेस देखते थे, और उसके बेसिस पे उसको सलाह देते थे, और बहुत बिजनेसेस बनाए उसने। इसी तरीके से एक और आपने जैसे बहुत सारे हैं, मतलब आप क्या ही नाम क्या ही लेना, मतलब बहुत सारे हैं ऐसे लोग, ठीक है? इनको भी पता चल गया कि भाई बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है एनालिसिस से। आपको भी पता है, क्योंकि डेटा एनालिसिस का कोर्स जब से आपने स्टार्ट किया है पढ़ना, तब से ही आपको आइडिया लग गया है कि भाई बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, है ना? तो माइंडसेट भी क्या होनी चाहिए, उसी टाइप से होनी चाहिए। तो मैं बोलूंगा कि अगर आप लोग प्लेसमेंट से रिगार्डिंग देख रहे हो, तो सबसे पहला जॉब और प्लेसमेंट रिगार्डिंग एक बड़ी एमएनसी, देखो पहले पहले मैं बता दूं, एमएनसी किसी के पास नहीं आती, क्योंकि उनको पता है कि उनका नाम बहुत बड़ा है, और उनको एक बार बस बोलने की जरूरत है अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर कि भाई, अपने वेबसाइट के ऊपर, कि मेरे यहाँ पे जॉब ओपनिंग, और हजारों की भीड़ आ जाएंगे उनके पास, ठीक है? वो किसी के पास नहीं जाएंगे हाथ फैलाने, ठीक है? कि मुझे 4 बच्चे भेजो, 5 बच्चे भेजो, कहीं नहीं, है ना? अब बात आती है कि सर यहां तक हम 10 तक दे तो दे कैसे? कॉन्फिडेंस पहला होना चाहिए, तब तो देंगे। ऐसे सर भरते जाए, हाँ आएंगे इंटरव्यू, निकलेंगे तो नहीं, है ना? सर जब हम इनके पास जा रहे हैं, इनकी सबसे बड़ी समस्या क्या है कि उनके पास में ऐसे लोग चाहिए जो बिजनेसेस को क्या कर पाए, सॉल्यूशंस दे पाए, है ना? अपने एनालिसिस से, अपने रिपोर्टिंग से। तो इनको चाहिए कि आपके पास में एक हैबिट हो क्वेश्चंस खुद से बनाने का। जब तक सवाल नहीं पूछोगे डेटा सेट से, जब तक के लिए आप अच्छे डेटा एनालिस्ट नहीं बनने वाले। तो इनके पास में भी जाने से पहले समझ लेना कि क्या आप हकीकत में जो लेवल पे सवाल बिजनेसेस के अंदर सॉल्व हो रहा है, वो लेवल पे हम पहुंच पाए कि नहीं पहुंच पाए, ठीक है? छोटी कंपनीज का तो एफर्ट हम लोग देख ही लेंगे। छोटी मतलब एमएनसी नहीं है तो बाकी सब छोटे हैं मेरे लिए, ठीक है? ओके, तो छोटे कंपनीज का तो हम देख लेंगे, ये जो XYZ कंपनीज, बहुत सारी कंपनीज है इंडिया के अंदर, बट एमएनसी सबका सपना होता है, एक बड़े एमएनसी का सबका सपना होता है। एक बार वहां चले गए, उसके बाद पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? तैयारी हम उसी लेवल के करेंगे कि भाई एटलीस्ट आप लोग जब अप्लाई करो तो कॉन्फिडेंटली आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट हो, एंड कॉन्फिडेंट के साथ में इंटरव्यू क्रैक करो। बट डिपेंड कि आप वो सारे हैबिट डाल रहे हो कि नहीं डाल रहे हो। अब हम लोग एक छोटा सा डेटा सेट मैंने आप लोगों को दिया था, ठीक है? और वो डेटा, सॉरी फोल्डर्स मैंने बेकार ले लिया, एक बार क्लोज करना पड़ेगा, सेकेंड। एंड सिस्टम पता नहीं ये अचानक से स्लो होते चला जा रहा है मेरा पे, बहुत ज़्यादा लोड हो गई है सिस्टम पे भी। सो डेटा सेट ऑलरेडी हम लोगों ने सेल्स फोरकास्टिंग का लिया था, ठीक है? और पिछले क्लास के अंदर भी मैंने सेल्स फोरकास्टिंग को लेकर आप लोगों को समझाया भी था कि किस तरीके से डेटा मॉडल में ऐड करते हैं। तो आज हम लोग क्वेश्चंस बनाना सीखेंगे इन शॉर्ट, ठीक है? और क्वेश्चंस बनाना सीखेंगे, उसके बाद देखो डाउट क्लियर हो जाता है। मैं ये समझता हूँ कि आपको मैं हेल्प कर रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ, ठीक है? कि क्या होगा क्या नहीं होगा, आगे क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। जब आप क्वेश्चंस बनाने लग जाते हो तो आपके डाउट्स आएंगे कि सर अगर मुझे ये चीज़ एनालाइज करनी है, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है इस डेटा सेट से, तो कैसे करें? फिर डाउट सिंपल हो जाता है आपका, फिर ज़्यादा उलझते नहीं हो कि सर कौन सा फीचर यूज़ करें, सही किया है गलत किया। यहाँ पर बात हो रही है कि सर ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ नहीं, ठीक है? इसको कैसे सॉल्व करें, दैट्स इट। एक डाउट और एक सॉल्यूशन उसका कैसे सॉल्व होगा। अब बहुत तरीके होंगे उस चीज़ को सॉल्व करने के, एक तरीका आपको पता चल जाए एनफ, ठीक है? क्लियर, यस और नो? तो एक बार मैंने ये डेटा सेट ले लिया, और जल्दी जल्दी हम लोग वो सारे डेटा सेट को लोड कर लेते हैं। एक ही बिजनेस के ये सारे डेटा थे, तो इसको हम लोग डायरेक्ट डेटा मॉडल में ऐड कर देंगे, और कनेक्शंस क्रिएट कर रहे हैं हम सिर्फ, यानी कि मुझे एनालिसिस पावर पिवट प्लेटफॉर्म के थ्रू करनी है। यहां पर डेटा मेरा फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, ठीक है? तो यहां के कोई भी ऑप्शंस को हम यूज कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है?
क्योंकि अगर आप यहाँ के ऑप्शंस को यूज करो तो आपका डेटा यहाँ पे सीट में प्रेजेंट होना चाहिए, है ना। यानी कि अगर मैं यहां पर जाऊं और पिवट टेबल बनाने की कोशिश करूं, नहीं बनेगा। यही पिवट टेबल मुझे दूसरे तरीके से पावर पिवट प्लेटफॉर्म के थ्रू बनाना पड़ेगा। ओके, क्लियर। तो एनालिसिस कैसे करना वो बात की बात। पहला काम है हमारा सर क्वेश्चंस जनरेट करना, ताकि हम उसके ऑब्जेक्टिव को पूरा करें। अच्छा, यहां पर तो मैंने जस्ट प्रैक्टिस पर्पज से डेटा दिया है, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम हर टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यानी कि एकदम एक्सट्रीम लेवल का टॉर्चर आपको डेटा के साथ करना है, ताकि सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लो जो जो सॉल्व हो सकते हैं इस डेटा सेट से। ठीक है, क्लियर। तो कंपनी वाला काम आपको आसान लगेगा, फिर लगे यार ये तो ठीक है, वो तो एक ही चीज बता रहे हैं, ये करना है, ये तो हम कर ही लेंगे, है ना। चलिए और साल खत्म होने में बस 4 दिन बचे हैं, 5 दिन। तो एक तरीके से याद रखो कि जो जो गलतियां आप लोगों ने की हैं वो रिपीट नहीं होनी चाहिए दोबारा। टाइम, मैं गलतियों से बताता हूँ, स्टूडेंट की सबसे बड़ी गलती होती है टाइम को वेस्ट करना। ठीक है, आप लोग अभी नहीं समझोगे, धीरे धीरे थोड़ा टाइम लगेगा तो समझ में आएगा। अब चलते हैं सबसे पहले एडिट में। देखो, एडिट के अंदर जाकर आपको मिलता है पावर क्वेरी एडिटर। यहाँ पर आपको करना पड़ता है अपना डेटा क्लीनिंग। अगर आप डेटा क्लीनिंग नहीं करोगे तो हो सकता है, चांसेस हैं कि आपका डेटा मॉडलिंग ना हो पाए और डेटा एनालिसिस सही नहीं हो पाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सिर्फ मॉडलिंग के हिसाब से मैं कस्टमर आईडी को चेक कर ले रहा हूँ कि डुप्लीकेट है कि नहीं। तो मैं यहाँ पर ना रिप्लेस रिमूव डुप्लीकेट का ऑप्शन है, और एक है कीप डुप्लीकेट का ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलेगा। इसको मैं रखूँ तो यहाँ पर बहुत सारे डेटाज मुझे मिले हैं जो डुप्लीकेट हैं। ठीक है, कीप डुप्लीकेट से मुझे पता चला, तो मैं इसको वापस से क्लोज करता हूँ जो ऑपरेशन अप्लाई किया था अभी, और वापस से मैं यहां पर इस पर राइट क्लिक करके रिमूव डुप्लीकेट से डुप्लीकेट को रिमूव करूंगा। यानी कि मुझे कस्टमर डेटा में सिर्फ एक कस्टमर की इंफॉर्मेशन एक ही बार होनी चाहिए। सेम कस्टमर आईडी पे 2 बंदे नहीं होने चाहिए, इस सेम बंदे का नाम नहीं होना चाहिए। इससे मान लो कि अगर मान लो मेरे प्लेटफॉर्म पे मैं कोई एप्लीकेशन चलाता हूं, और ई कॉमर्स एप्लीकेशन है मान लो, मेरे प्लेटफॉर्म पे टोटल 800 रजिस्ट्रेशन हुए। ठीक है, उसमें से 400 लोगों ने दोबारा रजिस्ट्रेशन कर लिया, तो क्या टोटली 800 कस्टमर है मेरे पास? नहीं। तो सर डुप्लीकेट कस्टमर आईडी का कोई मतलब नहीं है ना। अब जब डेटा कलेक्ट किया जाता है ना, तो कभी कभी क्या हो जाते हैं, डेटा में थोड़ा सा करप्शन बढ़ जाता है। ठीक है, करप्शन मतलब एक तरीके से नल वैल्यूज एंड ऑल। ठीक है, वो वर्ड से मैं बोल रहा हूँ, ऐसे ये सारे वर्ड आपको इंटरव्यूअर के सामने नहीं यूज करने। ठीक है, समझाने के हिसाब से बताता हूँ। करप्शन इन द सेंस कि भाई जब मान लो कि कोई इंसान लिख रहा हो, डेटा को प्रिपेयर कर रहा हो, डेटा एंट्री वाली टीम, या फिर पीडीएफ से उसको स्कैन करके एक्सेल में कन्वर्ट किया हो, है ना, वैसे टाइम पे चांसेस हैं कि डेटा हमारा थोड़ा सा मेसी हो जाए, गड़बड़ हो जाए, है ना। जहां 90 लिखना चाहिए वहां पर गलती से 900 भी लिखा जा सकता है, ह्यूमन एरर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजों को पहले हमें देख लेना पड़ेगा, ताकि हमारे से एनालिसिस में कोई गड़बड़ ना हो। ठीक है, हम लोग प्रॉपर डिटेल दें। चलिए, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे डेटा जब मिलते हैं, हमारे पास में आते हैं, तो वहां पे डेटा प्रेजेंट भी नहीं होता, और हमें उस टाइप के सिमिलर डेटा को जनरेट करवाना पड़ता है एआई से या फिर ऑनलाइन। आज तो एआई है तो हम जनरेट करवा सकते हैं बहुत आसानी से। पहले लोगों के हेल्प से फीडबैक लेके एंड सो ऑन, फिर से एक सर्वे फॉर्म चलती थी, और फिर वहां से डेटा कलेक्ट करवाना पड़ता था। हम लोगों ने करवाए हैं, मतलब हमारे काम को देखोगे तो एज ए डेटा एनालिस्ट, हमारा सबसे डेटा साइंटिस्ट या डेटा एनालिस्ट जो भी रहे, हमारा पहला टारगेट तो ये हो जाता है कि हमें उस तरीके की डेटा को गैदर करना पड़ता था। कहां से लाएंगे कोई, मतलब एक तरीके से ऐसा होता है ना कि जब ऑपरेशंस एग्जीक्यूट होते हैं, कोई चीजें चलाई है बिजनेस वालों ने प्लान कि भाई हम ऐसा करेंगे, ठीक है, तो उस समय पे उन लोगों ने सही डिसीजंस नहीं लिए। ठीक है, उस वजह से हमें वो प्रॉपर डेटा नहीं मिल पाया ताकि हम उनको सॉल्यूशन दे पाए। तो हमें करना क्या पड़ेगा, हमें उस टाइप की गैदरिंग करनी पड़ेगी डेटा की। तो वापस से सैंपल्स क्रिएट करना, उसके बाद एनालिसिस करना, प्रिडिक्शन करना, और फिर उनको देना कि भाई ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। तो ये प्रोसेस से गुजरना पड़ता था। आप लोग को भी हो सकता है कि जब कंपनी में जाओगे तो ये गैदरिंग वाला भी काम दिया जा सके, रिसर्च वाला काम दे दिया जाए। तो ऐसा बोर होने की जरूरत नहीं है। ये पूरा का पूरा डेटा एनालिस्ट फील्ड जो है ना, ये इंटरेस्टिंग इसलिए है कि आप एक अलग ही फील्ड में हैं। ना कोई आईटी फील्ड है, ना कोई बैकएंड फील्ड है, मतलब कि एकदम आप एडमिन बनकर बैठे हैं कंप्यूटर पर, कोई आ रहा है सर हेलो मैम, नहीं। ठीक है, ये एक अलग फील्ड है जहां पर हर टाइम पे आपके पास चैलेंज है। डेटा नहीं मिला, प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, डेटा गैदर कीजिए, सर्वे फॉर्म लगाइए, तो कंपनी मीटअप रखेंगी फिर।
कि सारे कस्टमर्स आइए, हम आपको एक ऑफर देने वाले हैं, प्राइस देने वाले हैं, ठीक है, और वहां पर सर्वे करवाएंगे, सर्वे करवाएंगे, ठीक है, कैसा लगा, ठीक है। और जब एक बार सर्वे हो जाता है, डेटा आ जाता है हमारे पास, हम फिर उसके बाद सॉल्यूशन देते हैं कि क्या रहा, कैसा रहा, है ना, जिसको फीडबैक एनालिसिस काइंड ऑफ बोल सकते हो, ठीक है। तो ऐसे में पहले डेटा क्लीन करना हमारी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। इसी तरीके से किसी भी प्रोडक्ट का डुप्लीकेट होना जरूरी नहीं है, तो मैं यहाँ पर रिमूव डुप्लीकेट प्रोडक्ट आईडी से भी कर दे रहा हूँ। सेल्फ डेटा, जब भी मान लो कि एक प्रोडक्ट की बार बार इंफॉर्मेशन हो रही है, इसका मतलब साफ है, अगर मैं यहाँ पर किसी एक प्रोडक्ट आईडी को सिलेक्ट कर लूँ, ओके कर दूँ, तो एक ही प्रोडक्ट आईडी बहुत बार बिकी है, बट मैं यहाँ पे ये देखना चाहूंगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सेम ट्रांजेक्शन आईडी का 2 बार डेटा लिख दिया गया हो, है ना। तो मैं इस ट्रांजेक्शन आईडी में से रिमूव डुप्लीकेट करूंगा, ताकि सेम डेटा ना रहे, सेम ट्रांजेक्शन आईडी 2 बार ना लिखी हो। अगर मेरे पास 1,000 रुपए का ऑर्डर गिरा है और उसकी ट्रांजेक्शन आईडी XYZ है, और उसी को 2 बार लिख देने से इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई 2,000 रुपए आ गए मेरे पास, 1,000 ही रुपए आए अकाउंट में, है ना। तो ट्रांजेक्शन आईडी को भी डुप्लीकेट से हटाना पड़ेगा। अगेन स्टोर आईडी, स्टोर डेटा, एक ही स्टोर की आईडी अगर 2 बार लिख दी जाए तो इसका मतलब 2 स्टोर थोड़ी हो जाएंगे। यहाँ पर ओके करता हूँ। सर ये एक ही बार है, कुछ स्टोर हैं जो 2 बार लिखे होंगे, तो मैं उसको चेक करने की कोशिश करता हूँ। ये भी 1 बार लिखा हुआ है ना। और कुछ स्टोर ऐसे होंगे जो 2-3 बार लिखे होंगे, तो उसके लिए एक बार चेक करते हैं हम लोग कौन से स्टोर 2-3 बार हैं। तो यहाँ पर टैप करेंगे, कीप डुप्लीकेट्स पे टैप करेंगे। सर ये 9, 37 ये सब 2-2 बार लिखे हुए हैं, एक बार चेक करते हैं फिल्टर लगा के। सो 9 को टैप करता हूँ, ओके करता हूँ। एक ही स्टोर के इंफॉर्मेशन आप देखोगे तो ये 2-2, 3-3 बार। अब ये दिक्कत कब आती है मैं बताता हूँ। जब डेटा प्रिपेयर किया गया होगा तो थोड़ा अच्छे से ध्यान नहीं दिया गया, ठीक है, आईडीज क्रिएट करने के लिए, और ये डेटा मैंने खुद क्रिएट करवाया प्रैक्टिस पर्पज से, ठीक है। तो ऑब्वियसली गलत होने के चांसेस ज़्यादा है ना। और सबके बाकी डेटा अलग हैं, बट स्टोर आईडी यहाँ पर देखो ये अलग है ना, स्टोर आईडी। चलो ठीक है सर। लोकेशन की बात करें तो लोकेशन यहाँ पर ठीक है, चलो मान लेते हैं। एक लोकेशन पे कितने स्टोर हैं वो भी देखते हैं एक बार, थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं ताकि हम लोग हटाएं कि नहीं। एक लोकेशन पे एक ही डेटा दिख रहा है, ठीक है। और कोई एक ऐसा रैंडम सर्च करते हैं, यहाँ पे भी एक ही 9th वाला कोई ऐसा आ जाए। 1 मिनट है। ये मैं 3 लोकेशन का देख रहा हूँ, 3 ही डेटा है। और डुप्लीकेट रखने पे क्या आ रहे हैं एक बार वो भी चेक कर लिया जाए। तो ये कुछ हमारे पास में लोकेशन अलग अलग यूज़ किया गया है। यहाँ पर देखो तो ये ईस्ट वाले में दोनों के आईडीज अलग हैं, तो इसको हम अलग ही मानेंगे, है ना। तो कहने का मतलब है यहाँ पे कुछ डेटाज जो हैं वो क्या हैं कि आपके डुप्लीकेट बना दिए गए, बट ये डेटाज अलग हैं, इनके ये अलग हैं। तो डमी डेटाज बनाने के चक्कर में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है ना। ठीक है, हमारे लिए हमारा मेन मोटिव क्या है कि स्टोर डुप्लीकेट्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि सर स्टोर की जो आईडी होती है, ठीक है, वो सेम हो सकती है। जैसे एक सेंस में बताता हूँ आपको, यहाँ पर तो चलो हमें समझ में आ रहा है कि हमने डमी बनाया, तो खुद हमें पता है कि स्टोर आईडी गड़बड़ है इसके अंदर। अब मान लो कि मैं बोलता हूँ पुणे के अंदर डीमार्ट के स्टोर आईडी बनाई गई, 10 डीमार्ट है, तो स्टोर आईडी 1 से लेकर 10 तक बनी। और वही चीज अगर मुंबई में गए तो वहां पर 20 डीमार्ट है, तो 1 से लेकर 20 तक बनी। तो क्या 1 नाम की स्टोर आईडी 2 जगह है? हो सकती है, हो सकती है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लोकेशन वाइज आईडी बनाते हैं, है ना। लोकेशन वाइज आईडी, तो अगर मान लो कि मैं सेम सिनेरियो समझ लूं कि एक लोकेशन पे चलो यहां पे मैं आपको समझाता हूं। मान लेते हैं कि एक लोकेशन के ऊपर दो एक ही स्टोर आईडी है, बट दूसरे लोकेशन पे सेम स्टोर आईडी मिल रही है 9 का। देखो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा था 9 कहाँ तो दिखा रहे हैं यहाँ पे। ये दोनों लोकेशन तो अलग है ना सर दोनों का, है ना। सेम लोकेशन नहीं होना चाहिए, बस सेम स्टोर आईडी और सेम लोकेशन नहीं होना चाहिए। डन। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इन दोनों को मर्ज करके एक आईडी बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो मैं एक नया कॉलम बनाने की कोशिश करता हूँ, जहां पर एक आईडी कॉलम ऐड कॉलम पे जाके, ठीक है, और यहां पर दोनों को मर्ज करने की कोशिश करता हूं। सेपरेटर में मैं कस्टम सेपरेटर और माइनस का यूज करता हूं, और इसका नया कॉलम होगा स्टोर
रियल स्टोर आईडी या फिर एक्स या फिर डायरेक्ट आईडी लिखता हूँ मैं, ठीक है। और ये मैं कस्टम बना रहा हूँ मर्ज करके, डन। और ये आप देखोगे यहाँ पर बनकर आया। अब इसमें से मुझे देखना है कि डुप्लीकेट कितने हैं, तो कीप डुप्लीकेट, होम में एक भी नहीं। इसका मतलब सर वही वाला शक सही हुआ है ना, हमारा शक सही हुआ वही वाला। हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, हमने बस क्या किया, हमने स्टोर की लोकेशन और आईडी को मिलाकर एक आईडी बनाई, ठीक है। हमारी समझ तब आएंगी जब जब ये सब चीजें हम समझेंगे, है ना। अगर हम ऐसा नहीं समझे तो फिर तो दिक्कत होगी, तो बिजनेस प्रॉब्लम तो समझना पड़ेगा। अच्छा, अभी हम लोग डायरेक्ट इसको हटा सकते थे स्टोर आईडीज को, है ना, और काम कर सकते थे। बट स्टोर लोकेशन, अच्छा स्टोर का हो गया, तो सेल्स डेटा के अंदर भी देख लेते हैं, स्टोर आईडी मेंशन की गई है। अब यहाँ पे कैसे समझोगे, तो ये हमारा डेटा प्रिपेयर है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ वो गलत है स्टोर आईडी मेंशन करना। बट जब आप स्टोर आईडी देखोगे तो स्टोर लोकेशन भी देखोगे यहाँ पर सेल्स में, ये किस लोकेशन से बिकी है, क्योंकि एक ही आईडी मल्टीपल लोकेशन पे हो सकती है, ऐसा मेंशन किया जाए बिजनेस में, तब आपको मानना है, अदरवाइज नहीं मानना है ना। तो ये जस्ट मैंने एक क्यूरियोसिटी के हिसाब से मैंने बताया, जरूरी नहीं है कि आप ये काम करो। आपको बस इतना करना है, हमारे इस केस में इसको बस रिमूव डुप्लीकेट से करके डुप्लीकेट हटा दीजिए, ठीक है। और जैसी सारी चीजें हो जाए, क्लोज एंड लोड पे टैप कर दो, तो ऑटोमेटिक ये सारी चीजें आपकी हो जाएंगी, डन। सारे डेटाज आपके डेटा मॉडल पे ऐड हो जाएंगे अपडेट होकर, और आपको चले जाना है पावर पिवट के अंदर, ठीक है। अब ये पावर पिवट के अंदर आ जाइए, मैनेज पे आ जाइए, और और इसमें आपको डायग्राम व्यूज को एनेबल कर लेना है, ठीक है। डेटा व्यूज को हटा लेना है, सेकंड डायग्राम व्यूज पे टैप कर देंगे, सिंपल, ओके। और यहाँ पर मेरे पास टोटल 4 हैं, जिसमें सेल्स डेटा, सेल्स के प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, और कस्टमर डेटा, और इसके बाद स्टोर डेटा, ओके। अब जिनको भी दिक्कत हो रहा है मैं उनके लिए समझा देता हूँ कि कैसे काम करेगा। देखिए, अब आपको भी क्या कर लेना है, आपको भी एक डायग्राम बनाना है अपने नोटबुक में। इनिशियली बता रहा हूँ, धीरे धीरे प्रैक्टिस छूट जाएंगे, ये आदत आपकी ऑटोमेटिक छूट जाएंगी, फिर दिमाग में ऑटोमेटिक फेच होने लग जाएगा सारी चीजें। आपको एक डायग्राम बनाना है, यहाँ पर कस्टमर, यहाँ पर आपको बनाना है सेल्स, यहाँ बना लिया आपने प्रोडक्ट, और यहाँ बना लिया आपने स्टोर, जैसा हमने वहां पर बनाया वैसे ही। अब ये है सेल्स डेटा। अब आपको क्या करना है, एक एक करके सारे कॉलम नेम लिख लेना यहाँ पर नोट कॉपी में, ठीक है। एग्जैक्ट उतार के, कस्टमर्स के, प्रोडक्ट के, एंड स्टोर्स के, ठीक है। जब सारे कॉलम्स आ जाएंगे, फिर आपको स्टडी करनी है एक एक करके, इस तरीके से। पहले कस्टमर्स और सेल्स के कंबाइन कोई रिलेशन बन रही है, हाँ बन रही है, ठीक है, बन गई। अब क्योंकि इसके रिलेशन बन गई हैं, तो क्या हम, अब मुझे एक आजादी मिल गई ना, एक फ्रीडम, कि हम इनके और इनके डेटा दोनों कंबाइन यूज करेंगे, तो ऑटोमेटिक फिल्टर लगेगा, और ऑटोमेटिक दोनों का डेटा मर्ज होकर एक नया डेटा बनेगा मुझे, है ना। तो अब मैं यहां पे ऐसा क्या फाइंड आउट करूं इन दोनों के कंबाइन से, जो हमारे कंपनीज के लिए अच्छा हो, डिसीजन लेने में आसानी हो, ठीक है। अब वहां पे उस मोड पे शिफ्ट होना है हमें। तो पहला तो मोड है आपका लिख लेना है सारे भी, एक बार लिखोगे तो चीजें क्लियर होंगी कि कितने कॉलम्स और क्या क्या चीजें निकाली जा सकती हैं। अभी मैंने यहाँ पे कस्टमर आईडी और यहाँ के कस्टमर आईडी को ड्रॉप किया इस तरीके से, ड्रैग करके, तो रिलेशन बन गया 1 to many का, है ना, 1 to many का, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक सेकंड रुकना, 1 to many इधर कैसे जाएगा, ये कुछ तो गड़बड़ हुआ है, ठीक है, देखना पड़ेगा। सेल्स डेटा में हमने ट्रांजेक्शन आईडी हटाया ना, उसके वजह से भी कुछ तो गड़बड़ हुई है। हालांकि उल्टा होना चाहिए था, 1 to many। तो यहाँ पर एक कस्टमर एक ही बार लिखा हुआ है, यहाँ पर एक कस्टमर मल्टीपल टाइम लिखा हुआ है, तो इसको पहले राइट क्लिक करके डिलीट करेंगे। एक बार वापस से हम लोग चले जाएंगे अपने, अरे सेल्स डेटा में 20 ही जगह डेटा बची है, देख रहे हो, इस वजह से तो हो रही है। तो हमने ये जो ट्रांजेक्शन, ये डेटा थोड़ा गलत है, ट्रांजेक्शन आईडी इसको हटाएं, उस वजह से दिक्कत आ रही है, ठीक है। हालांकि ठीक है, प्रैक्टिस पर्पज से डेटा तो समझ सकते हैं, चलो कोई नहीं। 20 रो फिर भी कैसे हो सकते हैं ना। अच्छा, फिल्टर अप्लाई किया था मैंने,
ओके, प्रोडक्ट आईडी पे फिल्टर अप्लाई करके क्लोज कर दिया था, इसके वजह से भी हो सकता है। एक बार एक काम करते हैं, इसको वापस से रिमूव डुप्लीकेट्स करते हैं और क्लोज एंड फिल्टर हटा दिया मैंने, बाय डिफॉल्ट फिल्टर लग गया था। चलो 10,000 डेटा आया है। अब मैं यहाँ पर अपने मैनेज में जाता हूँ, तो यहाँ पर अब कस्टमर आईडी को इससे मिलाऊंगा। यहाँ पर 1 to many का रिलेशन बन रहा है, वो बाय डिफॉल्ट फिल्टर लगा दिया था इस वजह से। अभी बाकी रिलेशन डिक्लेयर मत करो, पहले इसके बारे में स्टडी कर लो, ठीक है। और इस रिलेशन का अच्छा सा नाम दे दो, ठीक है। अच्छा सा नाम मतलब यहाँ पे कुछ नाम नहीं, यहाँ पे एडिट रिलेशनशिप में जाओगे तो आपको ये कुछ इस तरीके से मिलेगा। इसमें नाम देने की कोई बड़ी बात नहीं है, बस यहाँ पे एक्टिव इनएक्टिव देख लेना। अगर आपने इनएक्टिव किया तो आप इसके फिल्टर को यूज नहीं कर पाओगे और डॉट 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 वाली लाइन बनेगी, ठीक है। इसका मतलब इनएक्टिव है रिलेशन, ठीक है। इसको एक्टिव करने के लिए वापस से इस लाइन पर राइट क्लिक करके एडिट रिलेशनशिप और इसको एक्टिव बना लीजिए इस तरीके से, ओके। अब आप इन दोनों के कंबाइंड रिजल्ट निकाल सकते हो, क्योंकि रिलेशनशिप एक्टिव है तो आप काम कर सकते हो। बाकी इसमें से अभी नहीं कर सकते कुछ भी, है ना। तो मैं चाहता हूं कि कस्टमर के नेम, ठीक है, या फिर मैं जेंडर वाइज सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन निकालना चाहता हूं। अब कौन सा कस्टमर है, यहां पर आईडी दिया हुआ है, लेकिन उसकी जेंडर क्या है वो तो यहां से पता चलेगी, है कि नहीं, ये सर नो। वो कस्टमर, मान लो यहाँ पे कस्टमर आईडी 101, तो यार 101 का जेंडर क्या है वो तो यहाँ लिखा हुआ है ना। तो जेंडर यहां से निकालेंगे और अमाउंट यहां से निकालेंगे और उसकी सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन करके देखेंगे, ठीक है। ये हमारा पहला टारगेट। एक छोटा सा क्वेश्चन आया दिमाग में, तो जितने भी क्वेश्चन है लिखो, पहले सारे क्वेश्चन देख लो क्या क्या निकाल सकते हैं, तो एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ भाई ये सारी चीजें हमें निकाल दी। उसके बाद आएंगे प्रैक्टिस पे। अब जैसे मेरे दिमाग में आया पहला क्वेश्चन, जेंडर वाइज टोटल सेल्स का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसके बाद एज के हिसाब से हमें ये निकाल लेना चाहिए, क्या बोलते हैं अपना, फ्रीक्वेंसी काउंट, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स का। तो मुझे ट्रांजेक्शन आईडी का काउंट करना है एज के हिसाब से, किस एज ग्रुप वाले के टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने रहे हैं, है ना। अब मान लो किसी का एज है 18, तो 18 साल वाले कितने ऑर्डर कर रहे हैं, 19 साल वाले कितने कर रहे हैं, 20 साल वाले कितने कर रहे हैं, है ना। तो जो भी एज के कस्टमर्स हमारे पास प्रेजेंट है उनकी फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है, ठीक है, कि उन्होंने कितना ट्रांजेक्शन किया। अब 18 साल वाले अगर 100 हैं और 100 लोगों ने मिलकर 10,000 ऑर्डर प्लेस कर दिए, तो हमें पता तो होना चाहिए कि हमारे किस एज ग्रुप वाले ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं हमारे में, है ना, हमारे प्रोडक्ट में। इसके बाद आता है लोकेशन। लोकेशन यहां है और बाकी यहां पर लोकेशन की वैल्यू नहीं है ना। इसके बाद आता है लॉयल्टी पॉइंट। तो जो भी कस्टमर ने ऑन एन एवरेज, मान लो मैं कस्टमर के हिसाब से देखना चाहता हूं कि एक कस्टमर ने ऑन एन एवरेज कितना स्पेंड किया हमारे ऊपर। एक कस्टमर ने 10 ऑर्डर किया तो टोटल कितने अमाउंट हमें दिए अभी तक, कितने खर्च किए हमारे प्लेटफॉर्म पे, है ना। तो उसके हिसाब से मैं लॉयल्टी पॉइंट में एड ऑन करूंगा या फिर रिड्यूस करूंगा, है ना। यस और नो, क्लियर। मैं यहां पे ये भी निकाल सकता हूं कि कौन सा ऐसा कस्टमर है जो पिछले लास्ट डेट परचेस डेट से 50 दिन पहले तक परचेस नहीं किया है, मतलब ज्यादा हो गए आज के करंट डेट से, उनका जो लास्ट परचेस डेट था वो 50 दिन से ज्यादा हो गया है ना। इसको बोलते हैं रिसेंसी कैलकुलेट करना, कि मतलब कौन सा ऐसा कस्टमर है जो हमारे प्लेटफॉर्म से दूर होते चला जा रहा है धीरे धीरे, ठीक है। अब उसकी ट्रांजेक्शन रेट तो मुझे यहाँ पे पता है हर एक कस्टमर की। अब एक कस्टमर मान लो 2025 में नवंबर में परचेस किया था और आज लगभग 60 दिन होने वाले हैं और अभी तक उसने परचेस नहीं किया है, तो जैसे ही मुझे पता चलेगा हम उसके ऊपर डिसीजन ले सकते हैं कुछ भी, जैसा नो। तो रिसेंसी बोलते हैं इसको, रिसेंसी। अच्छा, ये सारे वर्ड्स के लिए ना मैं अलग से क्लास कंडक्ट करने वाला हूँ। रिसेंसी हो गई, फ्रीक्वेंसी हो गया, एक तरीके से अलग अलग सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है क्या नहीं होता है। ये हमारा काम नहीं था, हमारा सिलेबस नहीं था, बट मैं चाह रहा हूं कि ये चीजों की नॉलेज भी आप लोगों को हो, ठीक है। पता नहीं किसके हाथ में लक है और किसका मेहनत काम कर जाए, अच्छी कंपनी में लग जाए, है ना। तो उसके लिए थोड़ा सा हम लोग एक और एक्स्ट्रा एफर्ट लेंगे, अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो, ठीक है। एक ये सेशन कराऊंगा मैं इसके ऊपर लाइव, ठीक है। ये हमारा सिलेबस नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ। इस पे फोकस करने से सिर्फ और सिर्फ आपकी बिजनेस अंडरस्टैंडिंग डेटा को लेकर बढ़ेंगी, जिसको हम लोग बोलते हैं डोमेन नॉलेज। एग्जैक्ट अगर मुझे कंपनी में जाना है फाइनेंस डोमेन में, तो मैं फाइनेंस डोमेन में क्या कर रहा हूँ उसकी आइडिया आपको लगेंगे, और फाइनेंस डोमेन में ऐसे क्या टर्म्स है जो आपको आने चाहिए उसकी आइडिया लगेंगे। सेल्स डोमेन में जा रहे हो तो सेल्स डोमेन के अंदर आपको ऐसे ऐसे जो टर्म्स है, रिसेंसी, फ्रीक्वेंसीज, ROI, ठीक है, इसका क्या इंपैक्ट होता है डेटा के ऊपर और किस तरीके से हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है, वो आपको पता लगेंगे। आपने जो सीखा है वो सफिशिएंट है जॉब के लिए, ठीक है।
ये सिलेबस एनफ हो जाता है जॉब के लिए कि भाई डेटा मॉडलिंग कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, है ना, लेकिन पर्याप्त नहीं है। जब कंपनी में अंदर जाओगे उसकी परफॉर्मेंस के लिए सफिशिएंट नहीं है ना। एंट्री करने के लिए और जॉब लेने के लिए तो ठीक है, वो टूल्स के बारे में भी पूछेंगे आपसे, क्या आपने कभी फिल्टर यूज किया है, क्या आपने वी लुकअप यूज किया है, क्या आपने इंडेक्स और मैच को यूज किया, यही पूछेंगे आपसे। ये नहीं पूछेंगे कि भाई बताओ बिजनेस क्या होता है, उनको वो नहीं चाहिए, ठीक है। हाँ, लेकिन काम तो वही करने वाले हो आप अंदर जाके, तो उसकी बात कर रहे हैं हम लोग, देखेंगे। फिलहाल के लिए तो हमने दो चार चीजें सोची और उस चीज को सॉल्व करने हैं। तो पहले रिलेशन डिक्लेयर किया, यहां पिवट टेबल का ऑप्शन है। ये जो पिवट टेबल है ये हम लोग बेसिकली यूज कर रहे हैं समराइज के लिए ही। एक सेकेंड, ये हम लोग यूज कर रहे हैं समराइज कर लिए ही, ठीक है। हमें भी सिंप्लीफाई करना है, समराइज करना है अपने डेटा को, ठीक है। तो अगर मान लो कि मुझे जब समराइज करना ही है और ये सिंप्लीफाई करना ही है इसको, तो यहां से पिवट टेबल बना लेंगे। वो वाला पिवट टेबल तो काम आएगा नहीं क्योंकि वो तो सिंगल टेबल पे बनता है और वो इंटरनल एक्सेल की बात हो रही है। अब तो हम पिवट पावर पिवट प्लेटफॉर्म से समराइज कर रहे हैं सारी चीजें, हमारा डेटा पूरा पावर पिवट प्लेटफॉर्म पे मैनेज हो रहा है। यस और नो, बताओ, क्लियर? ऑनलाइन स्टूडेंट कुछ डाउट, कुछ पूछना है बताइए, ऑनलाइन स्टूडेंट? हाँ ना, कुछ तो बोलो। चलिए ठीक है, आप लोगों को कुछ डाउट नहीं, आगे बढ़े। चलिए, तो पावर सॉरी पिवट टेबल पे टैप किया, ये पूछ रहा है कौन से, तो मैं एग्जिस्टिंग या न्यू ले लेता हूँ, एक नया सीट बना लेते हैं, ओके करते हैं और ये हमारा यहाँ पर आ जाता है। क्वेरीज एंड कनेक्शन को आप क्लोज कर दो। यहाँ पर टोटल कितने टेबल्स थे सर? 4 टेबल थे हमारे पास में, और ये चारों टेबल्स यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, ओके। पिवट टेबल जैसा ही ऑप्शन है, आप देख लो। तो मैं आप लोगों को, ये कैमरा थोड़ा सा मेरा लेफ्ट साइड में चला जाता है इसलिए मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, आप दिख रहा होगा। तो यहाँ पे नीचे में ऐसे 4 ऑप्शन जैसे पहले पिवट टेबल्स में आते थे वैसे ही ऑप्शंस आपको यहाँ पे भी देखने के लिए मिलेंगे। सारे डेटा जो भी हैं वो सब यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे आपको क्योंकि आपने पिवट टेबल जो बनाया है वो आप किधर से बना रहे हो? आप पावर पिवट प्लेटफॉर्म से बना रहे हो। एक्टिव में जाओगे तो एक्टिव में भी आपको क्या क्या चीजें, फील्ड आपकी एक्टिव है अभी पिवट टेबल में, वो दिखाती हैं। तो अभी हमने कोई भी फील्ड यूज नहीं किया है इसलिए एक्टिव में कुछ भी नहीं दिख रहा क्योंकि हमने सेल्स और कस्टमर्स का रिलेशन बनाया है। और मुझे सर जेंडर वाइज, जेंडर को रो पे, और सेल्स के अंदर जो टोटल सेल्स वैल्यू है इसको मैं वैल्यू पे रखता हूं। तो ये मुझे जेंडर वाइज ऑप्शन में, अच्छा ये मैंने ब्लैंक जेंडर जो भी है, मतलब जिनका जेंडर नहीं है मेंशन, उसमें आ रहा है ब्लैंक, ठीक है। तो ये ब्लैंक मतलब क्या हो गया? जहां पर जेंडर मेंशन नहीं है, ठीक है, ओके। या फिर वैसे जेंडर मेंशन है जो कस्टमर टेबल में वो जेंडर मेंशन नहीं है। तो ये डेटा हमने प्रैक्टिस पर्पज से बनाई तो इसको इग्नोर करो, ठीक है। ऐसे समझ लो ये ब्लैंक का मतलब अदर्स हो गए, है ना। और एआई से जनरेट करवाया तो एआई कितना ही अच्छा होगा, देख लो, आपकी जॉब खाने वाला है, उससे डेटा तो अच्छा बनता नहीं है, ठीक है, नॉर्मल डेटा बन पाता है उससे, देखो। अब मैंने बात किया था सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है। तो मैं पिवट टेबल एनालाइज में जाऊंगा, पिवट चार्ट में जाऊंगा, और पाई चार्ट इज बेस्ट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। सर मैं ब्लैंक को हटाना चाहता हूं तो मैं ब्लैंक यहां से हटा देता हूं अभी के लिए, ऐसा मान के चलते हैं मेल और फीमेल के बीच में। तो यहां पर ये कुछ डिस्ट्रीब्यूशन आपको मेल और फीमेल का दिख रहा है। अब आप अपनी डिजाइनिंग इंप्लीमेंट कीजिए, इसके अंदर आप जो भी इंप्लीमेंट करना चाहते कीजिए, बट इससे हमारा जेंडर वाइज सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन तो पता चल रहा है, जबकि जेंडर की इंफॉर्मेशन सेल्स डेटा के पास में थी नहीं, है ना। क्लियर? यस और नो? डन है। अब आते हैं सर और क्या क्या निकाल सकते हैं। तो और यहां पर अगेन मुझे पिवट टेबल बनाना है, तो अगेन पावर पिवट पे जाएंगे, मैनेज डेटा मॉडल पे जाएंगे, है ना। और यहां पर हम लोग फिर से पिवट टेबल पे आएंगे, और यहां पे इस बार मैं एज, देखो मैं एज को यहां पर रख रहा हूं रो में, और इसी एज को रख रहा हूं वैल्यू के अंदर, सम के जगह पर ये फील्ड में काउंट को अप्लाई कर रहा हूं। इससे हुआ क्या, एज की जो 18 वैल्यू आई है रो के अंदर, इसकी काउंटिंग किया कितनी बार आई है उस कॉलम के अंदर, तो 67 टाइम आई है। ये कितनी बार आई है वो भी दिख रहा है। इसी तरीके से आप पूरी एज देखोगे तो कितनी बार आ रही है, 300 एंड 3790
टोटल काउंट अगर मैं देखूं तो 3794। ये मैं कहां से काउंट कर रहा हूं? कस्टमर डेटा से। क्या इसका मतलब ये है कि सर टोटल कस्टमर के इंफॉर्मेशन कितने हैं? तो सर 3794 कस्टमर की इंफॉर्मेशन है। सबकी काउंटिंग किया मैंने एज के हिसाब से, तो मुझे 18 एज वाले 67 मिले, 19 वाले 76, और इसी तरीके से मुझे 70 वाले भी 62 तक मिले। डन। अब मैं इस ग्राफ के ऊपर पिवट टेबल एनालाइज में जाकर, पिवट चार्ट में जाकर अगर मैं यहां पर बार ग्राफ को प्रेफर कर लूं, ठीक है, और ओके कर लूं, तो ये मुझे क्या मिल रहा है? ये मुझे मिल रहा है फ्रीक्वेंसी ग्राफ, हिस्टोग्राम, जहां पर मैं 18 से लेकर 69 70 तक टोटल देख पा रहा हूं। सबसे ज्यादा अगर कस्टमर्स देखोगे तो वो कहां के हैं? वो कहां के हैं? ठीक है, डन, क्लियर। लेकिन सर ये तो आपने कस्टमर काउंटिंग देख लिया, ठीक है, लेकिन आपने तो बोला था किस कस्टमर के एज के ग्रुप वाले लोग कितना अमाउंट पे कर रहे हैं ओवर, उसकी आपको बार ग्राफ कंपैरिजन तो वो भी बना सकते थे यहीं से। यहां से ये हटा दो, रिमूव फील्ड, और एज आपने यहां से ले लिया, और सेल्स डेटा से आप ले लो टोटल अमाउंट, ठीक है। तो ये ब्लैंक वाला है, ऑब्वियसली मैं समझ पा रहा हूँ ये ब्लैंक वाला है, तो मैं करूँगा क्या, इसको हटाकर यहाँ पर ब्लैंक हटा देंगे, और अब आ जाएंगे हमारी टोटल स्पेंट बाय एज ग्रुप। तो 80 सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो सर यहाँ पर सारे इक्विवेलेंट टाइप जा रहे हैं। यहाँ पर एज के हिसाब से आप कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे। कर पाओगे? बोलो। तो सर एक आध दो है यहाँ पर, आप देखोगे तो ये अगर मैं इस पूरे ग्राफ को थोड़ा सा स्मूथ करूं, ठीक है, तो स्मूथ करने का मतलब कि यहाँ से ये ऐसा जा रहा है ग्राफ, ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा पीक है, तो इस एज ग्रुप वाले में आप थोड़ा सा ध्यान दे सकते हो, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक वाले में ध्यान दे सकते हो। डन, क्लियर, यस और नो? और इसके ऊपर थोड़ा सा लोएस्ट रहा है, और यहाँ पर मॉडरेट रहा है, और यहाँ पर हाई रहा है, ये आप ऐसा कुछ बना सकते हो, ठीक है। तो एनालिसिस तो डिपेंड, आपके ऊपर ही डिपेंड कर रही है कि कैसा आप एनालिसिस कर रहे हो, क्या कर रहे हो। डन है, क्लियर, यस और नो? सर टॉप 10 कस्टमर्स भी निकालने थे हमें। टॉप 10 कस्टमर्स कैसे निकालेंगे बताइए? चलिए अगेन हम आते हैं पावर पिवट में, फिर से पिवट टेबल बनाने की कोशिश करते हैं। एग्जिस्टिंग में आते हैं, ओके करते हैं, और यहाँ पर मैं टॉप 10 निकालने वाला हूँ। तो कस्टमर आईडी को रो में, और टोटल सेल्स वैल्यू को यहाँ पर। इसके बाद हम लोग यहाँ पर टैप करेंगे, और मोर सॉर्ट ऑप्शंस के अंदर आके हाँ वो ठीक है, वो उसमें मैं बता रहा हूँ, टेंशन मतलब। तो ये हमारा यहाँ पर कुछ इस तरीके से, ब्लैंक को पहले रिमूव कर लेते हैं, ये ब्लैंक पीछा छोड़ नहीं रहा है, ठीक है। सो तो ये ब्लैंक को हम लोग यहाँ से हटा लेंगे, ओके। तो रिमूव ब्लैंक भी हम लोग कर सकते थे, डायरेक्ट ब्लैंक को रिमूव करना है। उसके बाद आप लोग की जो टॉप है, ये आप देख पा रहे हो यहाँ पर कुछ इस तरीके से टॉप, और टॉप 10 निकालना हो तो आप यहाँ पर याद रखिए कि आपको वैल्यू फिल्टर्स में टॉप 10 मिल जाएगा, और टॉप 10 बाय टोटल सेल्स, बट मेक श्योर कि आप ब्लैंक को यहाँ से हटा दें, ठीक है। सो एक सेकंड, एक साथ अप्लाई करना फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, फिर ब्लैंक को हम लोग अलग तरीके से ट्रीट कराएंगे, बट अभी फिलहाल के लिए वैल्यू फिट एंड टॉप 10, ओके, डन। और ब्लैंक के लिए आप लोग एक काम कर सकते हैं, कस्टमर आईडी, और कस्टमर आईडी यहाँ पर भी रहेगा। अच्छा ये फिल्टर हम लोग इसका नहीं लगा सकते, तो एक काम कर रहे हैं, ब्लैंक डेटास के लिए चलो इसको थोड़ा सा ना अलग तरीके से हम लोग मैनेज करते हैं। डेटा टैब में आकर क्वेरीज एंड कनेक्शंस, कस्टमर्स, एडिट, और इसमें ब्लैंक को हटा ही देते हैं। तो ब्लैंक कस्टमर आईडी जो हैं यहाँ पर,
अच्छा, ब्लैंक जनरेट हुए हमारे उस टेबल से। वाह, मतलब ऐसे कस्टमर आईडी भी मेंशन है जो यहाँ पर है ही नहीं कस्टमर्स में, डेटा में। तो थोड़ा एआई ने बहुत बड़ा गड़बड़ किया है, बट ठीक है, इग्नोर करके चलो, अभी इसको कुछ नहीं कर सकते इसमें। टॉप 10 निकालने जाना तो यहाँ पर आप वैल्यू फिल्टर्स में टॉप 10 पे टैप करके एंड सम ऑफ सेल्स यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना, एंड सम ऑफ सेल्स के हिसाब से इसे निकाल सकते हो। डन, क्लियर, यस या नो? और इसके बीच का कंपैरिजन वगैरह देखना है तो वो भी आप कर सकते हो आसानी से, बहुत आसान है। क्लियर है यहाँ तक? तो अब आपका जो नेक्स्ट टारगेट है वो क्या है? रिलेशन डिक्लेयर करने के बाद कुछ 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, तो 4-5 क्वेश्चन खुद हम सोचेंगे कि क्या निकाल सकते हैं दोनों के कंबाइन, और उसको ट्राई करने की कोशिश करेंगे। नहीं बनेगा वही आपका डाउट बनेगा अगले क्लास में, ठीक है, कि सर ये क्वेश्चन नहीं बना। अब मैं चाहता हूं कि एटलीस्ट आप लोग जो भी क्वेश्चंस बनाओ, ठीक है, तो मेंशन करो कि सर ये क्वेश्चन हमने सॉल्व करने की कोशिश करी है, या फिर ये क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन बनाओ, मोटिव हो गई आपके पास, और उसको सॉल्व करो। ठीक है, तो एक पेपर पे पहले तो पूरा क्वेश्चन लिखो, 10-15-20 जितने बना सकते हो इसमें से। ठीक है, क्योंकि हमने अभी कस्टमर्स की बात करी, प्रोडक्ट से भी निकलेगा बहुत सारी चीज़ें, स्टोर से भी बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी, है ना? क्लियर? किस स्टोर पे कितने कस्टमर फुटप्रिंट है वो भी निकाल सकते हो, कि कौन से स्टोर पे कितने कस्टमर फुटप्रिंट है, क्योंकि कस्टमर आईडी यहाँ पर है ना? तो बहुत सारी चीज़ें निकल सकती है इस डेटा में से। एटलीस्ट मिनिमम 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और मैक्सिमम जितना ज़्यादा टॉर्चर कर सकते हो, जितना निकाल सकते हो उतना निकाल। ठीक है, यही आपकी गोल है अगले क्लास तक, और अगला क्लास आपका मंडे। ठीक है, डन। चलिए, तो आपके पास टाइम ही टाइम है, सॉल्व करो।